प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक पुरुष जातक की कुंडली पर विचार करेंगे। वह बुद्धिमान होते हुए भी अपने बुद्धिमत्ता को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा है। दूसरा, हम एक महत्वपूर्ण योग विचार करेंगे कि घटनाएं कब होती हैं, जैसे विवाह का हो, सर्विस का हो, या नौकरी प्राप्त की हो, या और कोई अन्य जो दुर्घटना या घटना, वो कब फल देती है। आइए दर्शकों, विचार करते हैं क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 6 सितंबर 1991 कृष्ण पक्ष 13 पुष्यचरण 4 वार शुक्रवार को हुआ। लगन के समय पर करक लगन उदय हो रहा था। करक लगन के 12 डिग्री अंश हुए। चंद्रमा लगन में 14 डिग्री लेकर के कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी का बहुत ही कमजोर अशुभ चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि पक्ष बली कमजोर है। साथ में ही शुक्र 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में सिंह राशि में सूर्य 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु 4 डिग्री 53 मिनट और बुध 1 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में मंगल शत्रु राशि में 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में तुला राशि की रचना बनी। पंचम भाव में वृश्चिक राशि और छठे भाव में धनु राशि में राहु 22 डिग्री लेकर के बलवान स्थिति में है। सप्तम भाव में मकर राशि शनि अपनी राशि में है। शशक योग बना रहा है। 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि वक्री है। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अष्टम भाव में कुंभ राशि, नवम भाव में मीन राशि और दसम भाव में मेष राशि की रचना बनी। एकादश भाव में वृषभ राशि तो द्वादश भाव में मिथुन राशि में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है। यह जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति रही। जातक का जन्म कर्क लगन में हुआ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कर्क लगन सभी 12 लगनों में सबसे अच्छा उत्तम लगन माना जाता है। इन लोगों को परिश्रम का फल देरी से मिलता है। दाम्पत्य सुख इनका थोड़ा सा मधुर नहीं माना जाता है। हमारे ज्योतिष आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने कर्क लगन की तुलना भगवान राम के लगन से की है। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन वाणी कुटुंब का भाव है। अपनी राशि में है। यहां पर सूर्य को धन और कुटुंब की वृद्धि का योग बनता है, प्रतिष्ठा का योग बनता है। अष्टम भाव को देख रहा है तो कष्ट और परेशानी का योग भी बनता है। कुटुंब का सुख मिलना चाहिए, लेकिन सूर्य राहु की 9 दृष्टि से पीड़ित है। यहां पर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है। 14 डिग्री लेकर के बना हुआ है। अशुभ माना जाता है। लगन और लग्नेश कमजोर है और शनि का प्रभाव है। शनि 7 डिग्री लेकर बैठा, चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा दूषित हो रहा है। उधर सूर्य भी दूषित हो रहा है, चंद्रमा भी दूषित हो रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कर्क लगन में प्रबल योग कारक माना जाता है। ये पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है। मंगल योग कारक है। पराक्रम भाव में है। शत्रु राशि में तो है, लेकिन पराक्रम भाव में कारक ग्रह है। विद्या संतान का पक्ष उसका अच्छा होगा। शत्रु पक्ष में प्रभावी रहेगा, क्योंकि चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य कुछ उन्नति करने की कोशिश करेगा। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, तो व्यवसाय और पिता के पक्ष में कुछ बढ़ोतरी करने की कोशिश करेगा। सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक के बड़े भाई नहीं होते, अगर होते भी तो उनसे कोई फायदा नहीं होता। बुध की बात करें, बुध तृतीय भाव का स्वामी है। बुध की तृतीय भाव में कन्या राशि उच्च राशि है। बुध 1 डिग्री 16 लेकर बुध बुद्धि का कारक है। बुद्धि कमजोर है। तृतीय भाव लेखन शक्ति का कारक है। लेखन शक्ति भी कमजोर हो गई। क्यों? ज्ञान कमजोर हो गया तो लेखन शक्ति भी कम हो गई और परीक्षा में प्राप्त अंगों में कमी का कारण बनता है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, धनु राशि, और धनु राशि में राहु है। इस प्रकार गुरु की धनु राशि में राहु होने से गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी बन गया। कुटुंब भाव में है।
यहां पर गुरु है लेकिन राहु जैसे फल देगा, कुटुंब में परेशानी आएगी, पैतृक धन संपत्ति से वंचित होगा। और अष्टम भाव को 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, शत्रु बल पर भारी होगा। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, तो कष्टों से जातक को गुजरना पड़ेगा, कष्ट देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, भयानक रोग भी होंगे। तो ऐसा ये गुरु का मानना समझो, क्योंकि गुरु रोगेश है, रोगेश रोग देगा। अब बात करते हैं, गुरु यहां पर मिश्रित फल भी देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, थोड़ी कभी परेशानी कभी देगा, लेकिन कष्ट ज्यादा देगा और शुभ फल की इच्छा कम की जा सकती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी करक लगन के लिए बहुत योग कारक है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी। एकादश भाव हालांकि अशुभ माना जाता है, लेकिन शुक्र की मूल राशि तुला रो है, चतुर्थ भाव में है, और शुक्र करक लगन में बैठा हुआ है, अंशों में कमजोर है, शरीर का गठन अच्छा होगा, माता भूमि आदि का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री व्यवसाय के सुख में लाभ होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। शुक्र और चंद्रमा का योग लक्ष्मी योग माना जाता है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको कह तो दिया धन की कमी नहीं होगी, उधर चंद्रमा भी कमजोर है, शुक्र भी कमजोर है। मैं यहीं पर बात बता दूं, जातक को शुक्र और चंद्रमा का लॉकेट धारण करना पड़ेगा, तो जातक को ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत होगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि सप्तम भाव में मकर राशि में शशक योग तो बना रहा है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। शनि अष्टम भाव का स्वामी भी है, और अष्टम भाव दीर्घ योग देने वाला है। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित होता है, इसमें बीपी, टाइफाइड, पेट की गैस, नेत्र रोग, चर्म रोग, सिरदर्द, हृदय रोग, ये सब आदि के योगों का आगमन होता है। स्त्री पक्ष में कुछ सफलता तो देता है, परंतु सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है, तो रोगों का बढ़ोतरी भी देगा, भाग्य की हानि करेगा। तीसरी दृष्टि से भाग्य की हानि होगी, लगन को देखने से रोगों का आगमन करेगा, जातक को रोगों का सहन करना पड़ेगा। और दसम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा है, माता और पुत्र का फेविकोल का जोड़ होगा, उसको भूमि मकान माता का अच्छा सुख होगा, लेकिन रोग अवश्य होंगे, दीर्घकालीन रोग होंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, शत्रुओं का दमन करने वाला, पुण्य पाप की जातक को कोई चिंता नहीं, स्वार्थ साधन में अपना बड़ा तेज, और व्यवसाय में उतार चढ़ाव, क्योंकि पंचम दृष्टि व्यवसाय में उतार चढ़ाव। नौ दृष्टि कुटुंब पर है, कुटुंब में परेशानी, पैतृक संपत्ति मिलने का कोई योग नहीं। बात करते हैं केतु। केतु द्वादश भाव में है, खर्च में कठिनाई, बाहरी स्थानों से कष्ट, परिश्रमी, अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता है और रोगों की उत्पत्ति होगी। ये मैंने ग्रहों का सामान्य प्रभाव आपको बताया। अब बात करते हैं इस कुंडली में दो योग जो मैंने बताया, दो ऐसे योग हैं, जातक अपने फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा। दर्शकों, हमारे देश में अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करने के दो ही तरीके हैं, या तो लिखकर या बोलकर, जैसे जिसको हम इंटरव्यू या साक्षात्कार कह देते हैं। इस जातक का तीर्थ भाव का स्वामी बुध मृत अवस्था में बुद्धि कमजोर है, लेखन शक्ति कम है, प्राप्त अंकों में कमी का कारण बनता है। दर्शकों, दूसरा एक योग आप नोट कर लो, आपको हर कुंडली में वो काम देगा, चाहे कितनी भी अच्छी कुंडली हो, अगर वो योग होगा तो कहीं ना कहीं जातक में ऐसी कमजोरी होगी कि बुद्धिमान होते हुए भी 5-10 आदमियों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं कर सकता। जैसे कि बालक इंटरव्यू में जाता है, वहां पर इंटरव्यू में बैठे रहते हैं और वो उससे जो सवाल जवाब करते हैं, उस समय उसको मालूम होते हुए भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, और जब बाद में आता है तो वो पछताता है, अरे उसने ऐसा बोला था और मैं ऐसा बताता तो ठीक था। वह योग है, याद कर लो, लिस्ट लिख लो, वो किसी भी कुंडली में ऐसा कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ कुंडली का लगन कोई भी हो, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन में होगा और या सप्तम में होगा, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि लगन पर होगी, तो वह जातक अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं कर सकता,
ऐसा जातक 2, 4, 10, 5 आदमियों के सामने में अपना व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकता, उसमें अपना बुद्धिमत्ता वर्णन करने की क्षमता नहीं होती। जैसा कि आपने कई बार देखा होता, कोई बुद्धिमान गुणी तो होते हैं लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं कर सकते। वही कमी इस जातक में है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में फेल है, और इसी तरह से अभी तक इसको व्यवसाय की नहीं मिली। बात करते हैं शादी की। शादी शुक्र से और चंद्रमा से, शनि वक्री है और सप्तम भाव में शनि है। शनि वैसे भी शादी में देरी कराता है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा से दोनों से वक्री शनि हो गया तो अत्यधिक देरी कर देते। इस जातक को शनि के उपाय करने चाहिए। इस जातक को शुक्र और चंद्रमा का लॉकेट धारण करना चाहिए। इस जातक को राहु से सूर्य पीड़ित है, पितृदोष बन गया, पितृदोष निकालना चाहिए। इस जातक को कालसर्प योग बनता है, कालसर्प दोष करना चाहिए। इस जातक को शुक्र और चंद्रमा का रत्न धारण करने के बाद शुक्र को सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए। सूर्य और शुक्र और चंद्रमा से निमित्त कर्म अवश्य करने चाहिए ताकि इसकी राह आसान हो, क्योंकि लाभेश और चतुरेश लगन में होने का मतलब यह है उसके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं, फिर भी उसकी कार्य करने की इतनी सूझबूझ नहीं रहती है, कमजोर है, दिक्कत है। सूर्य चंद्रमा ऐश्वर्यशाली योग तो बनाते हैं लेकिन कमजोर की वजह से पिछड़ रहा है। राजा जैसा बनाते हैं, अगर रत्न धारण करेगा तो राजा जैसा होगा। रत्न धारण करने के बाद शुक्र और चंद्रमा से निमित्त उसके कारत्व के कर्म अवश्य करने पड़ेंगे। सूर्य को जल देने के बाद सूर्य के कारत्व अवश्य कर्म अवश्य करने पड़ेंगे, जहां तक सूर्य का भी रत्न पहन सकता है। अभी बात करते हैं थोड़ी महादशा के लिए। शुक्र की महादशा अक्टूबर 2018 से 38 तक चली हुई है। शुक्र जो है अश्लेषा नक्षत्र में है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, और पुष्प नक्षत्र से अश्लेषा दूसरा चरण है। तारापति में संपत्ति तारा है जिसमें कि अचीवमेंट है, अच्छी दशा चल रही है। अंतरदशा दशा अच्छी चल रही है, जरूरत है ग्रहों को थोड़ा सा बलवान करने की। अंतरदशा की हम तरफ देखते हैं तो अभी 18 फरवरी 1923 से 18 फरवरी 2023 से 18 अक्टूबर 2024 तक शुक्र महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा कमजोर है और वह अति मित्र तारा है, क्योंकि 27वां नक्षत्र पड़ता है। 27वां नक्षत्र अति मित्र तारा का हो जाता है, और ये सब हमारे शास्त्रों में विदित है। ऐसी ताराएं अति मित्र होने से जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगी, और पहली तारा संपत्ति तारा, अचीवमेंट मिलेगा। यानी अभी जब तक की महादशा और अंतरदशा इतनी अच्छी चल रही है, इसमें कुछ कर गुजरने की जरूरत होती है, इसमें थोड़ा सा रोगों का करने की जरूरत है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हमको फल मिलेगा नहीं। तो दर्शकों, मैंने इस जातक का आपको वर्णन बताया। एक और बिंदु पॉइंट मैं बता देता हूं कि दशाओं के हिसाब से हमको भाव घटित होता है। दशाओं के हिसाब से शुभ अशुभ घटनाओं का घटनाक्रम होता है। एक और है जो हमारे ज्योतिष के विद्वानों द्वारा उस चीज को शोध किया हुआ है, और हमने भी कई कुंडलियों में डाल करके देखा है, वो भी कहीं ना कहीं खरा उतरता है। वो राहु के गोचर के ऊपर है। हमने 13 तारीख का गोचर लिया है। 13 तारीख को 12:01 पर कर्क लगन है। कर्क लगन पर 13 तारीख को ये स्थिति है। राहु का गोचर किस तरह से है? ये 4 केंद्र है, 1 2 3 4। अगर इन चारों केंद्रों में लगन में कुंडली में राहु कहीं पर भी है तो तब राहु इन चारों में कहीं भी आएगा, और उस समय दशा अंतरदशा अच्छी होगी तो शुभ या अशुभ घटना जो भी उसके लिए एप्लीकेबल होगी घटित होगी। जिसकी दशा चल रही है, अच्छी दशा होगी, योग कारक दशा होगी तो नौकरी मिलेगी, योग कारक दशा होगी, मतलब कहने का मतलब जैसी दशा होगी वैसा उसको फल मिलेगा। अगर राहु केंद्र में आएगा तो 1 2 3 4 ये 4 केंद्र में, अगर कुंडली में इन 4 केंद्रों से बाहर राहु है, जैसे यहाँ छठे भाव में है और 12वें में केतु है, जिसमें बाहर है उसमें डबल फायदा होता है। जिसमें बाहर है राहु केंद्र में आने से भी देगा और राहु अपनी जगह पर भी आने से देगा। संबंधित कुंडली में अभी मेष का राहु चला हुआ है। मेष उसको घटनाक्रम को देने के लिए तैयार है, मेष का राहु देने के लिए तैयार है। जरूरत है दशा अच्छी होने की, तो शुक्र की दशा और चंद्रमा की अंतरदशा अच्छी चल रही है, जरूरत है उसको बलवान करने की। यहाँ पर राहु फल लेके चला जाएगा। क्यों? ये भी एक राहु का जो सूत्र है, राहु जब भी केंद्र में आएगा शुभ घटना या अशुभ घटना का कारक बनेगा। राहु जहां पर है, राहु केतु जहां पर है वहां पर आएगा
तो भी शुभ घटना का कारक बनेगा। मैंने आपको ये 2-3 जो पॉइंट थे, बिंदु थे, आपके मार्गदर्शन के आपको बताए। दर्शकों, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि आपका मार्गदर्शन हो, और अगर आपका मार्गदर्शन हुआ है, आप समझते हो और ये वीडियो आपके मार्गदर्शन के लिए है, तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी उम्मीद यही रहती है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो और मैं इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता रहूं। धन्यवाद।